जय भीम। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, अनुपमा जी, विकास, शोन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। थैंक यू कि मुझे यहाँ अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरी बात यहाँ सुनने के लिए मौजूद हैं। मेरा नाम मीना कोटवाल है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनुपमा जी ने ऑलरेडी बता दी हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ जिससे बाबा साहिब बिलोंग करते थे, और बाबा साहिब यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी और गर्व का पल है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखने आई हूँ जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी कहना चाहूँगी कि एक मजदूर की बेटी दिल्ली से अमेरिका तक अपनी बात रखने के लिए यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मौजूद है। मुझे लोग जानते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन जब शुरुआत मैंने करियर की थी तो मैं पत्रकारिता नहीं करना चाहती थी। तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि मेरी पढ़ाई जहाँ से हुई या मैं जहाँ पली बड़ी वो दिल्ली का एक ऐसा एरिया है, अम्बेडकर नगर, जहाँ पर दलित सबसे ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद मुस्लिमों की आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा रहती है। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की, और पता नहीं था, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे पेरेंट्स जो है मजदूरी करते थे। मम्मी तो अभी पिछले साल ही रिटायर हुई हैं, तो वो लोग मजदूरी करते थे। तो मेरे घर में वो पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल माहौल नहीं था। मैं पहली जनरेशन हूँ पूरे खानदान में जो पढ़ी लिखी है, एमफिल तक उसने पढ़ाई की है, और यहाँ आकर अमेरिका भी पहली बार आई है। अपनी फाइनेंशियली कंडीशन के लिए और थोड़ा सा मुझे पॉकेट मनी के वजह से मैंने 11th क्लास से ही नौकरी करना शुरू कर दिया था, और पार्ट टाइम जॉब मैं करती थी सैटरडे संडे, और उससे ही मैं अपनी ट्यूशन फीस, अपने जो शौक थे वो पूरे किए मैंने। और एक नौकरी का एक कहते हैं ना, मतलब आपको एक आदत लग जाती है, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट जब बन जाते हो तो दूसरों से पैसे लेने में थोड़ी सी हिचक होती है। तो वही सब चीज़ें मेरे साथ थी। 12th के बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो पढ़ाई ऐसी थी कि जिसमें सिर्फ मुझे एग्ज़ाम देने जाना होता था, और मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कुछ पढ़ाई कर रही हूँ। और फिर मैंने जो है वहाँ से ड्रॉप किया, और फिर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में 2010 में एडमिशन लिया। वहाँ पर भी जाने का ये था रीज़न, क्योंकि घर में किसी ने बताया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो मेरे दोस्त थे वो लोग मुझे सजेस्ट करते थे, क्योंकि मैं लंबी थी पतली थी, तो उनका कहना था कि अच्छा मॉडलिंग कर ले या एयर हॉस्टेस बन जा। तो ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे थे कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानते, क्योंकि मैं मतलब टिपिकल, मेरी फैमिली जो है राजस्थान से है, टिपिकल वही राजस्थान फैमिली है, और उनको समझाना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए, क्योंकि जिस तरह के वहाँ पे जो मॉडलिंग के लिए कपड़े होते हैं या जो एक कल्चर होता है वो शायद मुझे नहीं मिल पाता। फिर मेरे एक दोस्त की बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें मीडिया में जाना चाहिए, और मीडिया का मतलब मुझे तब तक पता था जो टीवी पे एंकर्स आते हैं, प्रेजेंटर आते हैं, तब तक मुझे वही मीडिया का मतलब पता था। जामिया में गई तो वहाँ पता चला कि अच्छा एक्चुअल में मीडिया का मतलब क्या होता है, वहाँ पे मीडिया में कितना काम होता है, वो सारी चीज़ें। फिर वहाँ से मेरी जो है पढ़ाई, एक्चुअल में पढ़ाई मैं कहती हूँ वहीं से मेरी शुरू हुई, और डॉक्टर अम्बेडकर को भी मैंने पढ़ना और जानना वहीं से शुरू किया, क्योंकि जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ उसका नाम भले ही डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर है, लेकिन किताबों में या आपके स्कूल के एजुकेशन में कभी उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ उनको उतना ही पढ़ाया जाता है कि उन्होंने जो है देश का संविधान लिखा है। और वहाँ से पढ़ने के बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई की, और दिल्ली में ये मतलब इंडिया में इवन ऐसा इंस्टीट्यूट है जो नंबर 1 पे रहता है मास कम्युनिकेशन के लिए, और वहाँ से मैंने पढ़ाई की। लेकिन वहाँ से पढ़ने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, जबकि वहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, उनका प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट जब नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझ में कुछ कमी थी, या मैं उस लेवल का नहीं काम कर पाई, या वो टेस्ट नहीं दे पाई। अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आए थे, लेकिन बहुत बाद में समझ में आया कि इसका कारण कुछ और था। उसके कुछ दिन बाद जो है एक छोटे से यूट्यूब चैनल था, उसने शुरुआत किया था मीडिया वेंचर नेशनल दस्तक के नाम से। उसमें मैंने जॉब की, और क्योंकि कांटेक्ट बहुत महीने बाद हुआ था तो फिर वहाँ जॉब की, और वहाँ पर नौकरी करने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की स्टोरीज कवर्स होती थी कि आपको कास्ट की वजह से लिंच कर दिया जाता है, आपको कास्ट की वजह से घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, कास्ट की वजह से आपको पानी नहीं पीने दिया जाएगा, तो वो सारी स्टोरी मैं डेली करती थी।
और बहुत सारे क्योंकि दोस्त भी थे जर्नलिज्म में, तो वो सारे भी बताते थे कि इस कास्ट में, जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, ऑप्रेस्ड कास्ट से मैं आती हूँ, और ऑप्रेस्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको मीडिया में हायर पोजीशन पर नहीं रखा जाता। तो थोड़ा सा मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई थी मेरे मन में कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ यहाँ पर, लेकिन मैं तो आगे पहुँच ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ पे लोग नहीं हैं, एडिटर पोस्ट पे नहीं है। 2006 में एक रिसर्च भी हुआ था, अनिल चमड़िया वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जिन्होंने ये रिसर्च भी किया था कि टीवी में, डिजिटल मीडिया में, रेडियो में, प्रिंट में कोई भी दलित आदिवासी जो है एडिटर पोस्ट पर नहीं रहा है, कोई भी जो है डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर नहीं रहा है। और इस वजह से जब मैंने ये सब चीजें सोची तो मुझे लगा मेहनत करने से तो कुछ होगा नहीं, तो मैं इस वजह से फिर वापस एकेडमिक की तरफ मैंने मूव किया कि मुझे लगा कि जर्नलिज्म जैसा फील्ड मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की पोस्ट पे जब मेरे लोग नहीं हैं तो कितनी भी मेहनत करूंगी तो मैं वही निचली पोस्ट पर रह जाऊंगी और यहीं तक सीमित रह जाऊंगी। और फिर इसके बाद मैंने नौकरी छोड़ने के बाद एकेडमिक में मूव किया और मैं एमफिल करने चले गई लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और वहाँ जब मैं पढ़ाई करने गई तो उसी साल जो है बीबीसी में बहुत सारी हायरिंग निकली थी, और ऐसा पहली बार हुआ था कि बीबीसी ने एक साथ जो है 9-10 लोगों की हायरिंग निकाली थी, और वो जो है यंग जर्नलिस्ट को रखना चाह रहे थे। तो मैं तो खैर नहीं आना चाहती थी मीडिया में, जर्नलिज्म में, लेकिन मेरे जो पार्टनर हैं उनका कहना था कि तुम वापस इसमें अप्लाई करो, क्योंकि जिस वजह से तुम गई हो वो वजह यहाँ बीबीसी में नहीं होगी, क्योंकि बीबीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर दलितों की, मुस्लिमों की, आदिवासियों की, महिलाओं की खबरें बहुत की जाती है, और यहाँ के लोग बहुत लिबरल और प्रोग्रेसिव हैं जो समझते हैं इस तरह के मुद्दों को। और मेरे पार्टनर के साथ बहुत सारे लोगों ने भी, जानने वाले लोगों ने भी जो है बीबीसी में अप्लाई किया, और मैंने मतलब लास्ट तक ना करते हुए, तो आखिरी दिन था उस दिन, और आखिरी मतलब टाइम भी होने वाला था, 12 बजे जो है एप्लीकेशन का टाइम खत्म होने वाला था, और मैंने बस 10-15 मिनट पहले ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी, वो भी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि होने वाला तो है नहीं और जर्नलिज्म में वापस आना नहीं है, हमें करना ही नहीं है जर्नलिज्म। लेकिन मेरे पार्टनर ने बहुत फोर्स किया, उसका बहुत लेंथी प्रोसेस होता है बीबीसी का, बहुत सारी चीजें वो पूछता है, लेकिन मैंने 2-2, 3-3 लाइन में ही सारी चीजें करके भेजा उनको, और ऐसा हुआ कि मेरा ही सिलेक्शन हो गया, बाकी किसी का हुआ ही नहीं। और एमफिल का एक तरफ मैं डेजिटेशन सबमिट करने गई हुई थी, और उधर से ही बीबीसी का कॉल आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको ज्वाइन करना है। तो उन्होंने 2 डेट मुझे दिए थे, एक 4 सितंबर यानी 4 सितंबर 2017 मुझे डेट मिली थी, और एक 25 को मिली थी। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, और बीबीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप चाहकर भी मना नहीं कर सकते हो। 30 अगस्त को मेरा डेजिटेशन का डेट खत्म हो रहा था, और मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं 4 तारीख को ही अपना जो है ज्वाइन कर लूंगी, मुझे टाइम नहीं चाहिए। तो इतनी एक्साइटमेंट थी वहां पर। लेकिन वहां से जो है मेरा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ बीबीसी से, जो मतलब मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा है। और 2 साल मैंने वहाँ काम किया बीबीसी में, लेकिन वहाँ मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि मेरी कास्ट की वजह से, मेरी कास्ट मुझसे पहले पहुँच गई वहाँ पर, और जिस तरह से मुझसे मेरी कास्ट पूछी जाती थी, मेरी कास्ट की वजह से मुझे स्टोरीज नहीं करने दी जाती, मेरी कास्ट की वजह से मुझे कहीं आगे नहीं जाने दिया था, इवन दिल्ली से बाहर नहीं जाने दिया जाता। लंदन से मुझे बहुत सारे अप्रिशिएशन मेल आते थे कि मेरी स्टोरीज आइडिया पे बात हो रही थी, लेकिन कभी मुझे उन पर काम नहीं करने दिया गया। वहाँ रह के मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, क्योंकि इतना डिप्रेशन हो गया था, मैं हमेशा सोचती थी मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, क्योंकि मुझे उन लोगों का सामना नहीं करना है, मुझे उन लोगों के पीछे नहीं बैठना है। कभी वो मुझे प्यार से भी बुलाते तो मुझे लगता था कि अब तो मुझे डांट पक्का पड़ेगी, क्योंकि बीबीसी के पॉलिसी में है कि आप पब्लिकली किसी को कुछ गलत नहीं कह सकते, कहीं डांट नहीं सकते किसी काम को लेकर भी। लेकिन मुझे पब्लिकली डांटा गया और मुझे पब्लिकली बहुत बुरा सुनाया गया, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, और वहां रह के मुझे एंटी डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ी, और मुझे एक टाइम ऐसा भी आ गया कि मुझे सुसाइड करने की कोशिश भी करनी पड़ी। इतना कुछ होने के बाद भी मैं इसका इंतजार कर रही थी कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये लोग मेरे काम की तारीफ करेंगे, क्योंकि मुझे अवार्ड्स मिल रहे थे बाहर मेरी स्टोरीज को लेकर, लेकिन इन लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भी मैं वो इंतजार कर रही थी कि एक दिन तो आएगा, एक दिन तो इनकी सोच बदलेगी, एक दिन तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे अपने बीच में। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे जो है नोटिस पीरियड पकड़ा दिया, और उन्होंने मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म करने का नोटिस पीरियड पकड़ा दिया कि अब हम लोग ज्यादा आपको नहीं रख पाएंगे। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना तो घर में कुछ बता सकती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं जानते थे उस चीज़ को, वो शायद समझ भी नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने जो झेला है, कभी पढ़े लिखे, मैंने हमेशा उनको देखा है किसी को पढ़ा लिखा उनके सामने आ जाता तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने मजदूरी करी है जिंदगी भर, और उनको लगता था कि वही सब की चीज़ें सही हैं और हमारे साथ जो हो रहा है वो नियति है।
तो मैं उनको नहीं बता सकती थी। इवन बाहर भी जब किसी को बताती थी कि बीबीसी में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो सब लोग मुझ पर उंगली उठाते थे कि शायद मुझ में कोई कमी है, या मैं कोई दलित कार्ड खेल रही हूँ, कोई महिला कार्ड खेल रही हूँ। इस तरह के आरोप भी मुझे वहाँ पर झेलने पड़े। इसके बाद भी मैंने सोचा कि ठीक है, बीबीसी में ही लाइफ खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद मैंने जो इंडियन मीडिया है वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की, और वहाँ पे अप्लाई भी किया, सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन उस बीबीसी से निकलने के बाद मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था सोशल मीडिया पे कि किस तरह से मुझे बीबीसी में झेलना पड़ा और मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मैंने सबके नाम ले लेकर उसमें लिखा था। इस वजह से जो है, एक तो वैसे ही दलितों को मीडिया में रखा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप वोकल हैं, अपने अधिकारों पर बोलते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। और जिसके वजह से मुझे इंडियन मीडिया में कहीं भी नौकरी नहीं मिली। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद मैंने अल्टरनेटिव मीडिया में अप्लाई किया, तो वहां पर भी नहीं मिला। तो इसके साथ फिर मैंने क्या किया, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और मैंने कुछ ऐसी स्टोरीज कर दी जो इंडियन मीडिया को जिन्होंने हिलाकर रख दिया। बिहार इलेक्शन थे, तो बिहार इलेक्शन के टाइम पे मैंने डोम पर स्टोरी करी थी। और डोम बिहार में वो कास्ट है जिनको गांव से बाहर रखा जाता है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बच्चों के बर्तन दूर रखे जाते हैं, घर से बर्तन लाना होता है, घर जो स्कूल में खाना मिलता है, मिड डे मील मिलता है, वो उनको लास्ट में दिया जाता है, वो भी पानी मिलाकर दिया जाता है। तो उन फैमिलीज पर मैंने स्टोरीज की, और वो ऐसी स्टोरीज थी कि कई सारे इंडियन मीडिया को उसको फॉलो करना पड़ा, इवन बीबीसी को भी उसको फॉलो करना पड़ा, और इससे पहले कभी ये स्टोरी हुई ही नहीं थी। ऐसी कई सारी स्टोरी करने के बाद जो है इंडियन मीडिया में फिर मैंने बहुजन मीडिया में ही एक जगह अप्लाई किया, एक दो जगह, तो वहां पर भी मुझे स्टोरी नहीं करने दी गई। और वहां पर भी मुझे एक कमी लगी पैट्रियार्की की, क्योंकि पैट्रियार्की ऐसी है हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में कि आपको बचपन से, अगर आप महिला हैं तो बचपन से ही झेलना पड़ता है। जिस दिन से आप जन्म ले लेते हैं उस दिन से ही पैट्रियार्की आपको झेलनी पड़ती है। कास्टिज्म तो आपको तब समझ में आता है जब आप सोसाइटी को समझते हैं, तब जब आप घर से बाहर निकलते हैं। तो ये दोनों चीज मुझे लगा कि बहुजन मीडिया में भी पैट्रियार्की बहुत है, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा बात करते थे कि वो महिलाओं को हमेशा आगे रखते थे, लेकिन वो उस चीज की मैंने कमी देखी। और इस गुस्से में मैंने मूक नायक की शुरुआत की थी। 2021 31 जनवरी को मैंने मूक नायक की शुरुआत की, और बाबा साहिब ने 1920 31 जनवरी को शुरू किया था। तो जब मैंने अपनी मूक नायक की शुरुआत की, तो मेरा काम इसी पर फोकस था कि मैं कास्ट और जेंडर को फोकस करूंगी, और मैंने वही किया। मेरी मूक नायक पे हम लोग स्टोरीज करते हैं, वो सारी कास्ट और जेंडर पर ही फोकस होती हैं। और अगर इंडियन मीडिया की मैं बात कहूँ तो 2006 में जिस तरह मैंने रिसर्च बताया, वही सेम रिसर्च जो है 2019 में भी हुआ था। उस समय भी यही ऑक्सफैम ने रिसर्च किया था। ऑक्सफैम ने पाया कि डिजिटल मीडिया, टीवी मीडिया या रेडियो मीडिया, प्रिंट मीडिया, यहाँ पर भी अभी तक दलित और आदिवासी जर्नलिस्ट पहुंचा नहीं है डिसीजन मेकिंग में। छोटी मोटी पोस्ट पर तो करते हैं, लेकिन वो भी अपना नाम छिपा के कई बार करते हैं, या फिर अपने आइडियोलॉजी को छिपाकर काम करते हैं, या फिर मतलब काम करते हैं क्योंकि उनको पेट कमाना है, अपना परिवार पालना है। अभी अगर हम लोग देखें ग्लोबल रैंक पर जो इंडियन मीडिया है वो 150th रैंक पर है, जिसमें 180 कंट्री जो है शामिल की गई हैं। तो ये जो मीडिया की हालत है, तो इससे तो तय किया जा सकता है कि ये उस ऑप्रेस्ड कास्ट की वजह से नहीं हुआ है जिनको शामिल ही नहीं किया गया है, ये उन ऑपरेशन कास्ट की वजह से हुआ है जो ऑलरेडी वहां पर हैं और जिनके पास पावर है। तो अभी 2022 में फिर से एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, सेम रिसर्च हुआ, लेकिन इसमें पाया गया कि इतिहास में पहली बार कोई ऐसा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डाइवर्सिटी मेंटेन की गई, जिसमें अभी तक 75 ईयर हो गए आजादी को, लेकिन फिर भी अभी तक कोई आजादी के बाद कोई भी ऐसा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिसमें डाइवर्सिटी पाई गई। लेकिन 2 साल का बच्चा, मूक नायक मैं 2 साल का बच्चा ही कहती हूँ क्योंकि वो मेरा दूसरा बच्चा है, तो वो उसको जगह मिली ऑक्सफैम में, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था। लेकिन इसके साथ ही इतिहास लिखा गया कि पहली बार कोई डाइवर्सिटी मीडिया जो है वो पाया गया, वो मूक नायक था।